नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जी हाँ, माहौल टाइट है। सोचिए हम कहां से हैं, पहले मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, नवाबों की नगरी लखनऊ से माहौल टाइट लेकर हम आए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजधानी है यूपी की और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता अगर आपको तय करना है तो वो राजधानी लखनऊ से निकलता है, वो यूपी से ही निकलता है। तो उसी लखनऊ में, नवाबों की नगरी में, तहजीब की नगरी में हम। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आज हम जो आज कर रहे हैं माहौल टाइट, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आज हमारे साथ युवा रहेंगे, युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस पर बात होगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समीकरण दिखा देता हूँ। लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण सीट है। लखनऊ लोकसभा की बात करें, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे। आपको बता दें कि अब राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा है, वो यहाँ 2014-2019 से चुनाव जीतते रहे हैं। ये समीकरण समझिएगा, 2014 और 19 और वो उनकी भी हैट्रिक दांव पर है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर से आज हम चुनावी शो कर रहे हैं। माहौल टाइट है। उम्मीदवारों की बात करें तो राजनाथ सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रविदास मल्होत्रा यहाँ से आपको बता दें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आपको बता दें सरवर मलिक बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आप जान लीजिए कौन कौन उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में है। इसके अलावा दर्शकों को कुछ और बिंदु हम बता देते हैं और यहाँ लखनऊ के जातीय समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्ण वोटरों की 18% सवर्ण वोटर हैं यहाँ, यानी ब्राह्मण वोटों की बात करें तो 18% के आसपास यहाँ ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी सबसे ज़्यादा 28% यहाँ पर वोटर हैं। इसके अलावा एससी वोटरों की बात करें तो 18% हैं। इसके अलावा आपको बता दें एसटी वोटरों की बात करें तो 2% हैं और मुस्लिमों की यहाँ काफी अच्छी संख्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कमल खिलता रहा है। 8 बार से बीजेपी का यहाँ कमल खिलता रहा है लगातार इस लोकसभा सीट पर। थोड़ा सा इतिहास भी आप देख लीजिए। इतिहास की बात की जाती है तो इतिहास का आपको बता दें, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अटल बिहारी वाजपेयी का ये गढ़ माना जाता था। लगातार वो सांसद रहे, फिर उसके बाद लालजी टंडन को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ चुनावी मैदान में है। तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम यूथ है, हमारे साथ छात्र संघ से जुड़े लोग हैं, जो छात्र नेता हैं वो तमाम हैं। एक बार देखिए, आप युवा हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। और देखिए, अब चर्चा की शुरुआत में रूपा जी हमारे साथ कवि हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़े मैम, चुनाव आयोग भी कसरत कर रहा है और हम लोग भी लगातार अपील करते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज थोड़ा धीमा हो रहा है। कुछ आप सुना दीजिए पहले हमारे वोटरों के लिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत यूथ से करना है। जेपी सर, माहौल वाकई लखनऊ में भी बहुत टाइट है क्योंकि आपने जमीनी धरातल पर देखा है और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हम लोगों को समय समय पर बताया कि माहौल क्या चल रहा है। और मुझे लगता है जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो बहुत सही है कि अभी कुछ खुला नहीं है, यानी माहौल टाइट है। हाँ। और चूंकि मेरा कर्तव्य है, मुझे लगता है कि मेरा धर्म है कि मैं एक एक मतदाता से ये कहूँ कि माहौल टाइट है, उसको थोड़ा अच्छा करिए और मतदान का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इतना मतदान कीजिए कि हमें एक बहुत स्वस्थ मजबूत सरकार आप दे सकें। तो बस कुछ पंक्तियां आपके तक निवेदित करती हूँ। लोकतंत्र पर्व उल्लास दिखने लगा है, लोकतंत्र पर्व उल्लास दिखने लगा है। आप मतदाता हैं, स्वाभिमान कीजिए। ये बड़ा काम हमें मिला हुआ है, हमारा काम है। आप मतदाता हैं, स्वाभिमान कीजिए। संविधान द्वारा मिला अधिकार ये हमारा, संविधान द्वारा मिला अधिकार ये हमारा। महापुरुषों का योगदान ध्यान की। बहुत बढ़िया रूपा जी। जाति धर्म भाषा संप्रदाय हावी हो न पाए, सबसे विशेष बात कहूंगी, जाति धर्म भाषा संप्रदाय हावी हो न पाए। जन को प्रलोभन से सावधान कीजिए और चौकस निगाह छानबीन देखभाल कर, चौकस निगाह छानबीन देखभाल कर। सही प्रत्याशी है तुम मतदान कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए रूपा जी ने निगाह किया कि आप अपने घरों से निकली हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जाति धर्म पर तो चुनाव हो ही रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं युवाओं से। युवाओं के मुद्दे क्या है, युवा वोटर क्या सोच रहा है? हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं। सबसे पहले आपसे सवाल, युवा किस मुद्दे को लेकर वोट डालेगा? युवा जो है, हम जैसे छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के,
आज लखनऊ विश्वविद्यालय का जो कद पूरे विश्व में बढ़ा है, जो दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, छात्र पढ़ने आ रहे हैं, वो इसी की देन है। जो लगातार नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वव्यापी नीतियाँ हैं, जो आज भारत का कद पूरे विश्व में बढ़ा है। लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल साग बराबर, यही हरदम आदमी कहता है। तो यहाँ की जो इंडी गठबंधन है उसके साग बराबर लगती है, लेकिन दुनिया को दिख रहा है कि भारत आज फिर से विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। तो युवा बीजेपी के साथ जाएगा या बदलाव करना चाहेगा? युवा बीजेपी के साथ जा रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय का युवा बीजेपी के साथ जा रहा है। सर, युवा बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। यहाँ पर युवा देखिए किसी पार्टी के प्रति बायस्ड नहीं है। यहाँ पर युवा को एक तरीके से ओवरऑल जो युवा है वो देश को आगे भविष्य है वही, तो उसे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल देश का किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करके डेवलपमेंट कराइए। पार्टी पर आप जिसे चुनना चाहते हैं उसे चुन के बिठा लिए। मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? मुद्दे सर वही रहने वाले हैं जो रहते हैं हमेशा से ही सर। जो बेरोजगारी पहला बड़ा इतना बड़ा मुद्दा चल रही है, उसे सर अगर फिक्स करती है सरकार तो उसके लिए बहुत अच्छा। बीजेपी को लाएंगे या बदलाव करेंगे युवा? सबसे पहले तो जी न्यूज चैनल का लखनऊ की धरती पर स्वागत करते हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि युवा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ले आएगा। आएगी बीजेपी? पहले तो लखनऊ की लखन जी की नगरी में आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमारी सरजमी पे आए हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। ऐसी लहर चल रही है, चाप के वोट डालेंगे और सबसे अपील कर रहे हैं पहले मतदान फिर जलपान। चाप के वोट है, चाप के बताइएगा। भाषा हमारी यूपी भाषा यही है कि चाप के वोट डालेंगे, एकदम चाप के, एकदम चाप। बाबा का बुलडोजर चाप के चल रहा है। चाप है। अरे मुख्तार मरे, अतीक मरे, अब थर-थर यहाँ का अपराधी कांपता है, कहता बाबा बुलडोजर खड़ा है। साहब माफ कर दो, अपराध करने क्षमता नहीं रही, वही समाजवादी पार्टी थी, इन्हीं के पोषित गुंडा राज कायम था। आप कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, क्या ये 2-4 युवाओं ने कहा कि बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बदलाव हुआ। लेकिन युवा बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ नहीं है क्या? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यूपी में। जो पुलिस भर्तियां हो रही हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं। देखिए, पेपर लीक का एक मुद्दा निश्चित रूप से किसी भी पार्टी में होगा तो पेपर लीक जैसी अगर समस्याएं होंगी तो निंदनीय रहेंगी। लेकिन विषय कहाँ पे निकल के आता है कि पूर्व की पार्टियों में लगातार हाई स्कूल और इंटर के बेस पे जो मेरिट के बेस पे नौकरियां दी जाती थी, जिसके तहत एक शुरुआती क्षणों में वहाँ पे पेपर लीक करके उन बच्चों का तमाम जातिगत रूप से एक अच्छी परसेंटेज के बाद में उनको नौकरियां दे दी जाती थी। लेकिन जब व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, नई व्यवस्थाएं आती हैं, तो उनके साथ कुछ 19-20 की घटनाएं होती रहती हैं। आज पेपर हो रहे हैं, सरकार चाह रही है कि जो व्यक्ति लीक तो हो रहे हैं ना, मेहनत कर रहा आदमी नहीं, लीक हो रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्था का चलन हो रहा है ना। परीक्षाएं अब कराना स्टार्ट की गई हैं और बेहतरी के ढंग से। चलिए, और भी कुछ है। ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, पेपर जैसे क्या है कि वो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, मैं विपक्ष की आवाज। अच्छा, आप विपक्ष के। चलिए देखिए, ये सत्ता पक्ष के, ये विपक्ष के भी मिल गए। मैं विपक्ष की आवाज हूँ। सत्ता पक्ष का व्यक्ति कहेगा पेपर लीक हो रहा है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में, उदाहरण मुझे देगा, पूर्ववर्ती सरकार में अगर लीक हुआ तभी ना ये पार्टी बदली है, आप पाए हैं मौका। आप भी तो वही काम कर रहे हैं फिर, लेकिन आप उस पे क्या डाल रहे हैं? आपका धर्म का चादर डाल रहे हैं, आप उसमें जाति का चादर डाल रहे हैं, आप उसमें संप्रदाय का चादर डाल रहे हैं, आप उसमें रोजगार शिक्षा का चादर ऐसा डाल रहे हैं कि ये लड़के घुट के मर रहे हैं। आपको समझ में 48 लाख लोग, आखिर पेपर 50,000 40,000। लेकिन ये पिछली सरकारों में कहते हैं गुंडागर्दी होती थी। इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रही है। जातिगत आधार पे आरक्षण की बात कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मंचों से खड़ा होकर के विपक्ष कर रहा है या पक्ष कर रहा है? मंचों से विकास की बात कौन कर रहा है? आदरणीय मोदी जी। मैं कह रहा हूँ मंचों की बात कौन कर रहा है? मंचों की बात कर रहा हूँ मैं, भाई साहब के मंच की बात, मैं मंच की बात बता रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम का मंच में यही चल रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में ही मंगलसूत्र पे लाके खड़ा कर दिया। मुसलमानों को स्पेशल आरक्षण देने की बात किसने कही? मुसलमानों को स्पेशल आरक्षण देने के बाद लालू प्रसाद यादव ने शुरू की, उन्होंने किया ना, तो शुरुआत इन्हीं की पार्टी से हो रही है। तो हम ऐसे मुद्दा अगर अलायंस है तो अलायंस है, अगर अलायंस है, अगर उनकी पार्टी ने मेरी शुरुआत की, अगर उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो आपके तथाकथित आपका जो बाराबंकी का सांसद घृणित कार में पकड़ाया गया है, क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं? प्रजापति कौन थे? वही अखिलेश यादव सरकार थी 2014 में, उनके सरकारी बंगले में उनको मिलना पाया गया। इनसे पूछूंगा, 5 मिनट दूंगा, पहले बोलेंगे नहीं विपक्ष के लोग। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अरे पूरा
यादव बेचे, सैफई बेचे, मैनपुरी बेचे, परिवारवाद से पोषित लोग हैं ये लोग। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि आज देश में जो है पूरे विश्व गुरु भारतीय जनता पार्टी में देश हो रहा है और जो है पूरे विश्व में भाजपा का डंका बज रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कौन डंका बजा रहा है, क्या प्रज्वल रेवन्ना बजा रहे हैं या मणिपुर में बज रहा है? चलिए जल्दी से बताइए, मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे पे बात करूंगा मैं। देश और विदेश की दोनों नीतियां मौजूदा सरकार की विफल हो चुकी हैं। विदेश, अगर मैं फैक्चुअली गलत होऊंगा तो मुझे सही करिएगा आप। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक, 2013 में मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट में भारत का 8वां स्थान था। आज मौजूद स्थिति में भारत की 12वां स्थान है। और देश की नीति, ये तो कह रहे हैं डंका बज रहा है। डंका बता रहा हूँ कैसे बज रहा है। बड़बोलापन है और कुछ है नहीं, बड़बोलापन है आपका और कुछ है नहीं। मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। और देश की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते तो मैं इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल गलत तो बताइए हमें आप ना। अभी विदेश की नीति बताया हूँ, अब देश की नीति बता रहा हूँ इनका, ठीक। जब किसान आंदोलन करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है। जब नौजवान आंदोलन, अभी फिर बोल रहे हैं आप बीच में, फिर बोल रहे हैं। मैं मौका दूंगा, रुके, मैं मौका दूंगा। ये ना घर के बेदी लंका ढाए, घर के बेदी ही अपने यहाँ के रह के पाकिस्तान का कभी बात करेंगे, आ जाएंगे पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान कौन रोका पाकिस्तान जीतने से? हमारे देश की नीति बता रहे हैं आपको। अभी तो किसान परेशान है तो आंदोलन करे तो खालिस्तानी बता रहे हैं। नौजवान परेशान है जब आंदोलन करता है, जब पेपर तमाम लीक होते हैं, जब उन लोगों का रोजगार नहीं मिलता है, हक नहीं मिलता है, तो ये लोग बताते हैं कांग्रेस के एजेंट हैं। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? युवा के मुद्दे क्या? आई भैया थोड़ा सा। पहली बात इन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे बात की। बेरोजगारी का सबसे, उसमें से सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन के लिए अगर एक मर्द मतलब एक ही औरत से अगर शादी करेगा, उसके लिए यूसीसी अगर लाए की बात करती है भाजपा सरकार, तो यही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। 370 का विरोध इंडी गठबंधन लगती है साहब, ट्रिपल तलाक करता है क्या? देखिए, मैं एक कवि और शायर होने के नाते, भैया शायर मिल गए, चलिए कवित्री भी है और शायर भी है, हो जाए, पहले शायरी से होगी। बिल्कुल। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है और लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने हाल फिलहाल के सियासी सरगर्मियों को देखते हुए एक पंक्ति लिखी। बहुत बढ़िया, सुना दीजिए। सियासत की सरगर्मियां हैं, सब नेता वफादार हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। सियासत की सरगर्मियां हैं, नेता वफादार हो रहे, परखना मुश्किल है मतलबी चालें, हर तरफ सियासी काम हो रहे। बहुत शानदार। हमें भी ढूंढना है, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हमें भी ढूंढना है कौन है थोड़ा कम शोषक। कड़ू शब्दों में आलोचना करूंगा क्योंकि एक कवि के होने के नाते हमारे कर्तव्य बनता है कि समाज की हकीकत को, यथार्थता को आप सबके समझ प्रस्तुत करूं कि हमें भी ढूंढना है कौन है थोड़ा कम शोषक। तसल्ली, दिलासे, वादे, तगादे सब कुछ सरेआम हो रहे। तो मेरा यह मानना है कि हम सबको वोट करना चाहिए, लेकिन इस आधार पे करना चाहिए कि अब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन सभी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात हम सबको वोट देने के निर्णय पे आना चाहिए। और एक और मेरा यह मानना है कि जो भी हम लोगों को वोट करना, हम लोग छात्र हैं, तो छात्र होने के नाते हम लोगों को चाहिए कि आज तक ये देखें कि कौन सी पार्टी ने विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, भारत को आर्थिक क्षेत्र में कौन सी पार्टी दिख रही है शायर को? मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए पूरी। कौन सी पार्टी ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और विशेष तौर पर सैन्य क्षेत्र में भारत को मजबूत करने का प्रयास किया, और कौन सी पार्टी वर्तमान में इन सभी मुद्दों के आधार पर भारत को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक और गुजारिश, समस्त भारत के मतदाताओं से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सब वोट दें, लेकिन इस आधार पर दें कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी भारत को उन्नति के, दोबारा भी आऊंगा आपके पास, दोबारा भी आऊंगा। एक बड़ा सवाल, युवा जो वोटर निकल रहा है वो किस मुद्दे पर जा रहा है? अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से मुद्दे होते हैं। आपकी विचारधारा जो होगी उस हिसाब से आपका मुद्दा होगा। बात चिल्ला के भी कही जाती है, बात आसानी से भी कही जाती है। जैसा कि आज शोर शराबा हो रहा था, चिल्ला चिल्ली हो रही थी, ये हमारे छात्र जीवन की ये हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए, बात आसान से होनी चाहिए। लखनऊ कौन जीत रहा है? नवाबों की नगरी? मेरी बात, लखनऊ की तारीख आज से नहीं बल्कि 1000 साल पहले से रही है। लखनऊ अक्ल का इस्तेमाल करके वोट देता है। और ये अलग बात है कि मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो आप लोग बोलिएगा। देखिए, छात्र, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तेज होना जरूरी नहीं है, तेज बोलना। लखनऊ कौन जीत रहा है?
लखनऊ भाजपा जीत रहा है। राजनाथ जी 2 लाख वोटों से अधिक से जीत रहे हैं। 5 लाख। सुनिए भाई साहब, एक बात बताएं। इधर आइए भैया, कैमरामैन भैया, कैमरामैन इधर फोकस करिए। 3000 गायत्री प्रसाद प्रजापति मिलेंगे तो एक रेवन्ना रेड्डी हो पाएंगे। तो अभी तो हम पीछे। अब दूसरी चीज सुनिए, ये भी सुनिए, अब बात सुनिए। बात ये कह रहे हैं गायत्री प्रजापति, उनकी धर्म पत्नी अमेठी में बीजेपी प्रचार कर रही है। बताइए, एक बलात्कारी से प्रचार कर रहे हैं, मानसिकता समझ में आ रही है। ये उसी समाजवादी पार्टी के लोग। राजनाथ सिंह क्यों जीतेंगे? पहले वही रहता था भारत कि जो दूसरे देशों से अपने सैन्य हथियार करता था, आज भारत दूसरे देशों को अपना सैन्य हथियार दे रहा है, इसलिए राजनाथ सिंह जीतेंगे। राजनाथ सिंह को डिफेंस में खड़े हो गए और रोजगार भी मिल रहा है और निवेश भी आ रहा है डिफेंस के अंदर। रोजगार इस कदर मिल रहा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में रोजगार मेला लगा था, 10,000 का चूरन पकड़ा गए हैं यहाँ पर। और दूसरी बात बोलना चाहूंगा, रुकिए एक मिनट, परिवारवाद पे बोल रहे हैं आप ना। सुषमा स्वराज मिली है, उनसे पूछिए कि क्या वो चूरन है कि क्यों क्या है, वो बताएंगे कि वो रुकिए, परिवार पे बोल रहे हैं लोग। सुषमा स्वराज की बिटिया कौन है, स्मृति ईरानी की बिटिया कौन है, राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? ब्रिजभूषण का लड़का कौन है? ब्रिजभूषण शरद सिंह का लड़का कौन है? बताइए अब हमें आप। अभी ये समाजवादी, आपकी तरफ ज्यादा परिवारवाद। सुनिए, अरे रुकिए, सुनिए, बोलने दीजिए। अभी ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के लोग अपने पार्टी के, किसी पार्टी के दिखाइए, किसी भी पार्टी के नहीं है, लेकिन पुरानी सरकार हमारी। अरे बोलना चाहिए, चिल्लाना सोता है, बोलना दीजिए, सुनने की हिम्मत जुटी है। पुरानी सरकारों के सपा वाले आपके मीडिया के सामने गुंडाई कर रहे हैं। जो भी इंडिया गठबंधन करके अपनी अपनी केवल सरकार की छवियां बना जाए, लेकिन भारत मैं आ रहा हूँ एक बार रूपा जी एक कविता, मैं आ रहा हूँ, सबको मौका दे रहा हूँ। एक बार हाँ मैडम एक कविता एक बार थोड़ा सा जगह दे दीजिए प्लीज। हाँ एक मिनट एक कविता फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी रूपा जी, एक मिनट भैया। हाँ जी भाई, युवा जोश तो बहुत बुलंद है, अमेरिका तक न निकल जाए। अच्छा, मैं आप लोग की बात पंक्तियों में रख देती हूँ, जो आप सबका कहना है वही पंक्तियों में रख देती हूँ। बस 2 मिनट, क्योंकि यहाँ से अपील कर दूं और आप लोग अपना चाप के वोट दे दीजिएगा। अच्छा, चाप के पढ़ी रहा है पंकज में। जेपी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा अधिनायक कैसा होना चाहिए। भारत की जनता, अब कौन बीजेपी, सपा, विपक्ष, ये सब एक अलग बात है। आपका अधिनायक, मेरा तो मानना है कि आप हर सांसद पर अपनी तीखी नजर रखिए, चुन के बढ़िया हीरे भेज दीजिए, और उसके बाद बढ़िया ही सारे प्रत्याशी आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं एक छंद निवेदित करती हूँ। मानस पटल पे बना रही हूँ एक चित्र, कैसा अधिनायक हमारा होना चाहिए। मानस पटल पे बना रही हूँ एक चित्र, कैसा अधिनायक हमारा होना चाहिए। और रोम रोम जिसके समाई हुई लोक नीति, नारियों की पीर का निवारक होना चाहिए, नारियों की पीर का निवारक होना चाहिए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भेदभाव से हो दूर, भ्रष्टाचारी तंत्र का सुधारक होना चाहिए। और अंत में खड़ा हुआ भी व्यक्ति जिन्हें दे दिखाई, ऐसी समदृष्टि का वो धारक होना चाहिए। अंत में खड़ा हुआ भी व्यक्ति जिन्हें दे दिखाई, ऐसी समदृष्टि का वो धारक होना चाहिए। और इतनी विशेषताएं जिसमें मिल जाएं, आप उनको चाप के वोट डालिए। हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं चाहूंगा फिर चर्चा को आगे बढ़ा, थोड़ा सा कैमरा मैन को काम करने दीजिए। मैं सब पे एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी युवाओं के जहन में एक मुद्दा नहीं है क्या? सिर्फ जय श्री राम है, ये बेरोजगार अंधे हो चुके हैं ना सब लोग, सिर्फ जय श्री राम है। ये योग्यता नहीं दिखाएंगे, लेकिन बेरोजगारी मांगेंगे। कर्मचारी चयन आयोग हर साल 10.5 लाख भर्ती करती है, अपनी योग्यता भर्ती हर साल करती है। सुनिए, आजकल तो घर से करती है, योग्यता जुमला है इनका, चुनावी जुमला है। ये लोग नौकरी करने जा रहे हैं, रोग इजराइल नौकरी करने जा रहे हैं। अभी सरकार में होना चाहिए। मैं भैया
जानना चाहता हूँ। नहीं एक बेरोजगारी का रोजगार का आधार क्या होना चाहिए, मैं भैया जानना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार एक ही मुद्दा आता है, रोजगार रोजगार रोजगार। आप सत्ता में आप रोजगार का आधार बताइए। शिक्षा है, योग्यता है। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? बीए की डिग्री सेमेस्टर में 30,000 रुपए लग रहे हैं, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें गरीब परिवार शिक्षित होगा वही तो रोजगार पाएगा, जो शिक्षित होगा वही तो रोजगार पाएगा। एक जैसे पेपर लीक होता है, मैं आपसे एक बार पेपर लीक हो जाता है, हम मेहनत कर रहा है, एक मेहनत कर रहा है, पेपर लीक बात करने वाले लोग हैं ये, इनका केवल चुनावी जमला है, बुलडोजर से डरते हैं ये लोग। एक कहावत आज भी थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा। अमित शाह का लड़का जैसा 500 वनडे 450 टेस्ट क्रिकेट खेल के उसके बाद बीसीसीआई का चेयरमैन। भ्रष्टाचार को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका भाजपा ने निभाया है। सब चीज खुलेआम आधार कार्ड, यही तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और उस पर ईडी कार्रवाई करती है तो इन लोग तोते उड़ जाते हैं। ठीक है भाई अभी इन्होंने कहा, अरे सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। इन्होंने गलत नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। देखिए, अगर इस इलाके में चोरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए, इस वजह से यहाँ कोई चोरी करने वाला सारी पार्टियों में जितना बहुत सही मेरे भाई, जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसी में सारे चोर। दूसरी बात जो उन्होंने जवाब किया, जैसा क्या करा, 400 अंडे दे रहा है कि 500 अंडे दे रहा है। 2008 में ये 500 अंडे में, यही इनकी भाषा, 400 टेस्ट और 500 अंडे की बात हो रही है। ऐसे ही अंधभक्त होते हैं जो टेस्ट और वनडे क्रिकेट को अंडे समझते हैं, ऐसे ही लोग अंधभक्त होते हैं। आप एक एक करके बात रखेंगे तो अच्छा है। एक एक करके आपने कहा कि सारे एक एक करके, प्लीज देखिए, एक एक करके बात होगी। आप विपक्ष इकट्ठा हो चुका है केवल एक मोदी को हराने के चक्कर में, बाकी सारे जितने चोर पार्टियां हैं इकट्ठा होकर काम कर रही है। मात्र एक ऐसा राज्य है जो केवल काम के लिए, देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात देखिए प्लीज, आप युवा हैं, कैमरा चल रहा है, सामने आप अपनी बात रखिए चेहरा दिखाकर, क्योंकि आप देखिए इधर उधर कूदेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने यही कहा 400 अंडे दे, तो मैंने तभी उनकी बात कोट किया। जो भी अंडे बोला उन्होंने, चश्मा मोदी जी वाला चश्मा उतरवाना है। अगर वनडे कहे तो अंडे समझो, देशभक्ति। चश्मा लगाए, अखिलेश यादव का चश्मा लगाए, अखिलेश यादव। ए भैया, ये कहते रहे भगवान राम मनमानसिक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, एक जल्दी शायरी के साथ। मुद्दा ये नहीं दाल महंगी है गालिब, मसला ये है किसी की गल नहीं रही। तो चलिए